दोस्तों, क्या आप पाकिस्तान के उस रहस्यमयी केस के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से अखबार को बैन कर दिया गया था। एक ऐसा केस जिसने पाकिस्तान को झकझोर के रख दिया गया था। बांग्लादेश बढ़ गया था पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी इस केस की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हर दिन फ्रंट पेज पर रहती थी सारे अखबारों की। कैसे इस केस ने वहाँ की सेलिब्रिटी, ब्यूरोक्रेट, नेताओं को और आम आदमियों को झकझोर दिया था। क्या था उस केस की कहानी और कैसे आज भी इस केस की मिसालें दी जाती है, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल अनमेश टीवी पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं अनमेश आपके लिए अलग अलग केसेस ले आता हूँ। अभी जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि शायद ही आप में से कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिन्होंने इस केस के बारे में सुना है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस केस को बहुत कम लोगों ने सुना है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी है अपने ऑडियंस के लिए। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क, उसका इतिहास 1947 के बाद से शुरू हुआ है। हमेशा गलत कारणों की वजह से वो सुर्खियों में रहता है, चर्चाओं में रहता है, अखबारों में रहता है, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया और अलग अलग चीज़ों में रहता है। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं और इसका बहुत सारा श्रेय पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं उनको जाता है। उनका एक ही लक्ष्य है, इंडिया को हानि पहुंचाना, और ये बाकी चीज़ें हैं। हम उस तरफ नहीं जाते हैं, हम अपने केस की तरफ रहते हैं। पाकिस्तान यूँ तो बड़ा करप्ट कंट्री है, अलग अलग चीज़ों में उसकी थू थू होती रहती है, अलग अलग मुद्दों पे, पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। ऐसे ही एक केस था पाकिस्तान में जो आज तक पाकिस्तान का सबसे रहस्यमयी केस माना जाता है, जिसमें एक बहुत ही फेमस व्यक्ति और एक महिला का इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट और एक जानी मानी हस्ती जो एक बहुत बड़े शायर हुआ करते थे, जिनका नाम था सैयद मुस्तफ़ा हसनैन ज़ैदी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के टाइम उनके साथ एक महिला रहती है। उस महिला का नाम था शहनाज गुल। अब ये खबर अमूमन बहुत बड़ी नहीं लगती होगी आपको। हर देश में ऐसा होता है कि कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट की हत्या होती है या उनको मारा जाता है और किसी महिला के साथ उनका संबंध स्थापित होने की खबरें होती हैं। लेकिन ऐसा खबर क्या था कि इस पूरे केस ने पाकिस्तान को झकझोर दिया। और उसी समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग हुआ था। इतनी बड़ी नेशनल न्यूज़ होने के बावजूद इस केस ने हर दिन अपनी एक जगह फ्रंट पेज पे कैसे बनाई, मैं आपको आज बताऊंगा। सीनियर ब्यूरोक्रेट सैयद मुस्तफ़ा हसनैन ज़ैदी एक मशहूर ब्यूरोक्रेट थे और साथ ही साथ एक शायर थे। इलाहाबाद में जन्मे, जो आज का प्रयागराज है। जोश मलिहाबादी के शागिर्द थे और फैज़, जो एक फेमस शायर हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना था। जब बंटवारा हुआ तो सैयद मुस्तफ़ा हसनैन ज़ैदी भी भारत छोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं। अब हम चलते हैं 1970 के वक्त में। दिन था 13 अक्टूबर 1970। उस समय मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करते थे, तो अमूमन लोग कॉल करते थे। एक्सचेंज के पास कॉल जाती थी, एक्सचेंज जिस नंबर पे वो कॉल करते थे वहाँ से कनेक्ट करते थे। नंबर था 417935। एक व्यक्ति जो इस नंबर पे संपर्क करना चाहता था, उसका कई घंटों से फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने एक्सचेंज को फ़ोन किया और बताया कि 417935 पे वो कॉल करना चाहता है, लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब एक्सचेंज वालों ने इसी नंबर पे कॉल करनी चाही तो कॉल एंगेज आई। ये सूचना उस व्यक्ति को दी गई। उस व्यक्ति का नाम था सलीम खान। 26 साल का सलीम खान, जिसकी पत्नी का नाम था शहनाज गुल, और वो कई घंटों से गायब थी। इसीलिए उनके पति सलीम खान एक नंबर
जिस पे वो अमूमन बात किया करती थी उस पे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। सलीम खान अपने एक रिश्तेदार के साथ उसी नंबर के पते पे जाते हैं। उस समय वक्त था रात के 2 बजे। दो लोग पते पे पहुंचते हैं। पते पे एक बंगला था, सरकारी बंगला, और उस पे एक गार्ड था जिसका नाम था इकबाल। सलीम खान इकबाल जो कि गार्ड था उससे पूछते हैं कि सैयद मुस्तफ़ा हसनैन जैदी कहाँ है। ये सवाल सुनते ही गार्ड कहता है कि वो अपने कमरे में सो रहे हैं। वो दोनों लोग अंदर जाते हैं घर में। कमरा बंद रहता है। सैयद मुस्तफ़ा हसनैन जैदी की फिएट गाड़ी गैराज में खड़ी रहती है और एसी चलने की आवाज़ आ रही होती है। उन लोगों को लगता है कि सैयद मुस्तफ़ा हसनैन जैदी अभी आराम कर रहे हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फिर उसी नंबर पे कॉल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन नंबर अभी भी एंगेज आता है। तब सलीम खान जो शहनाज गुल के हस्बैंड थे, पति थे, वो अपने एक दोस्त जो कि उस समय जिला मजिस्ट्रेट हुआ करता था उसके पास जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। मदद के रूप में जिला मजिस्ट्रेट उनको पुलिस की हेल्प लेने की सलाह देता है। अब पुलिस की जब हेल्प ली जाती है, पुलिस मुस्तफ़ा हसनैन जैदी के घर जाती है। दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो वहाँ पे सैयद मुस्तफ़ा हसनैन जैदी, सीनियर ब्यूरोक्रेट और एक मशहूर शायर की लाश पड़ी हुई थी। वो बिस्तर पे मरे हुए पड़े थे। उनके सर के चारों ओर खून ही खून था। पैंट शर्ट पहने सैयद मुस्तफ़ा हसनैन जैदी ऐसा लग रहा था कि कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी कमीज़ के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और एक हाथ अपने नेवल यानी नाभि पे था। जिला कमिश्नर थे सैयद हसनैन जैदी साहब। धीरे धीरे ये खबर मीडिया में फैल गई कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की हत्या हो गई है। चौंकाने वाली बात यह थी कि जब पुलिस उनके कमरे से बाहर निकलती है तो गैलरी थी। बड़े घरों में गैलरीज होती है और एक कमरा दूसरे कमरे से अटैच्ड होता है। तो उसी गैलरी में शहनाज गुल भी अधमरी हालत में यानी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। जब पुलिस उनके पास जाती है तब उनको थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है। पुलिस उन्हें तुरंत उठा के जिन्ना अस्पताल की तरफ भागती है। वहाँ उन्हें भर्ती कराया जाता है। जब उनके पेट को साफ़ किया जाता है, जांच की जाती है, तो पता चलता है कि उन्होंने लिबरेनियम केमिकल की कई सारी गोलियां खाई है जो कि नेप्थलीन टाइप की होती हैं। शहनाज जिन्ना अस्पताल में एडमिट करा दी गई थी और उधर पुलिस अपनी जांच में जुट गई थी। पुलिस को मौका वारदात से यानी सैयद मुस्तफ़ा हसनैन जैदी के कमरे से 4-5 नेप्थलीन की गोलियां, गंदे पड़े कपड़े, आधा कप जिसमें कॉफ़ी पी गई थी वो, और एक पेपर मिलता है जिस पे जैदी साहब जर्मन भाषा में कुछ लिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो मरने से पहले कुछ लिखना चाह रहे हैं। और पास ही रखे जो फ़ोन था, टेलीफोन, उसका रिसीवर उनके पेट पे था और तार खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो मदद की गुहार करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। जैदी साहब एक अधीक्षक थे, अपर अधीक्षक जो थे। उनके कमरे की जब तलाशी ली गई तो उनकी अलमारी में एक पिस्तल, 25 गोलियां और एक तस्वीर मिली, एक ऐसी महिला की जिसका पेट के ऊपर का हिस्सा साफ साफ दिख रहा था, या जिसको हम लोग सेमी न्यूड फोटो भी कह सकते हैं। खबर मीडिया में फैली। लोगों ने उड़ती उड़ती खबर ये भी फैलाई कि जैदी साहब का खून शहनाज गुल ने किया है। लोगों में ये भी खबर फैलने लगी कि इन दोनों के रिश्ते थे, शारीरिक और मानसिक। और कहीं ना कहीं जैदी साहब को ये शक था कि शहनाज गुल उन्हें छोड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने शहनाज गुल को भी मारना सही समझा। लेकिन क्या सच्चाई थी ये तो जांच में ही सामने आ सकता था। जैदी साहब की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ
और उन्हें दफना दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया में और अखबारों में ये खबर छपने लगी कि पाकिस्तान की क्रिस्टीन क्लियर, जो कि एक मशहूर महिला थी जिसका संबंध एक प्रधानमंत्री से था, और कैसे उसने एक बड़े प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतार दिया था, से होने लगा। इसकी क्रिस्टीन क्लियर की कहानी भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। शहनाज गुल का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू ले रहा होता है तो उनको शहनाज गुल की स्थिति देख के काफ़ी दया आती है। इस सारे प्रकरण के बाद भी शहनाज गुल ऐसा लग रहा था कि अभी भी सदमे से उभर नहीं पाई हैं। वो साधारण अंग्रेज़ी बोल रही थी, चेहरा पीला पड़ा हुआ था और बादाम जैसी आंखें, ऐसा लग रहा था कि रो रो के सूज गई हैं। अब धीरे धीरे बात लोगों तक पहुंचने लगी, लोग अपनी अपनी कहानियां बनाने लगे। शहनाज गुल को जब जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है या पुलिस उनके घर जाती, तो पत्रकार अलग अलग जगहों से उनकी तस्वीर खींचना चाहते थे। एक कम उम्र की महिला, बेहद सुंदर दिखने वाली शहनाज गुल के ऊपर कई तरीके के लांछन लगने लगे। समय आता है 5 नवंबर 1970। ये जान के चलिए कि तकरीबन 23 दिन का समय बीत गया था और मीडिया, पुलिस और लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बाद बलूचिस्तान के कोर्ट ने पुलिस को FIR प्रेजेंट करने की आदेश दिया, अपनी रिपोर्ट को भी प्रेजेंट करने का आदेश दिया। FIR लिखी जाती है और शहनाज गुल को पाकिस्तानी लॉ के तहत 307 और 34 धाराओं के तहत एक केस के ऊपर मुजरिम के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है। क्राइम ब्रांच उनको अरेस्ट करने जाती है और अरेस्ट करके उनको जेल ले जाती है। जब जेल जाती है तो वहाँ पे उनको सोने के लिए 2 कंबल दिए गए थे। वो लकड़ी के बेड पे ना सो के ज़मीन पे सोती थी। पत्रकारों में इतनी कंपटीशन था कि वो कभी कभी जेल फांद के उनकी तस्वीरें लेने चले जाते थे। ये समय था जब बांग्लादेश में और पाकिस्तान में काफ़ी उथल पुथल थी। बांग्लादेश बन चुका था, उस समय इलेक्शन थे, भोला साइक्लोन आया हुआ था पाकिस्तान में। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी शहनाज गुल और मुस्तफ़ा हसनैन जैदी के केस के बारे में फ्रंट पेज पे खबरें छपा करती थी। डबल पोस्टमार्टम हुआ। जब पुलिस ने अपनी जांच दोबारा से शुरू की तो हसनैन जैदी की बॉडी को कब्रिस्तान से निकाला गया और उनका फिर से पोस्टमार्टम किया गया। कुछ नई जानकारियाँ मिली। सवाल ये थे कि जब दोनों ही अगर मरने के इरादे से आए थे या एक दूसरे का कत्ल भी करना था, तो दोनों ने अलग अलग तरीके की गोलियां क्यों खाई। एक ने नेप्थलीन की गोलियां खाई और एक ने लाइब्रेनियम की। लोगों का कहना यह भी था कि मुस्तफ़ा अपनी मृत्यु के पहले अवसाद में थे। उन्होंने शहनाज गुल के ऊपर कई सारी शायरियाँ और कविताएं लिखी थी। वो दौर ऐसा था कि पाकिस्तान के हर न्यूज़पेपर, भले वो उर्दू में हो या अंग्रेज़ी में, इनके चर्चे छपा करते थे और कई इलाकों में अखबारों को बैन कर दिया गया था क्योंकि इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था रीडर्स के ऊपर। सारी चीज़ें होती हैं। ये एक ऐसा केस था जिसमें पॉलिटिकल स्कैंडल के होने की पूरी आशंका थी। पुलिस के सामने कई तरीके के सवाल थे, उसने अपनी जांच की और कोर्ट के सामने शहनाज गुल को और सारे सबूतों को पेश किया गया। पुलिस इस बात को इस्टेब्लिश करने में नाकामयाब रही कि शहनाज गुल ने ही सैयद मुस्तफ़ा हसनैन जैदी का खून या मर्डर किया है। वो शुरुआत से अंत तक अपने बयान पे कायम रही कि वो केवल कुछ समय से जैदी साहब को जानती थी और उनके साथ कोई भी शारीरिक ताल्लुकात नहीं थे। बरी होने के बाद शहनाज गुल सोशल लाइफ में वापस आ जाती हैं, लेकिन फिर से उनके ऊपर वही सारी लांछन लगने लगी। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और गुमनामी के अंधेरे में हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तान के सबसे रहस्यमय केस के बारे में, जिसमें एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का नाम शामिल था, एक महिला का नाम शामिल था जिसकी शादी दूसरे व्यक्ति से हो चुकी थी।
कई तरीके की अफवाहें उड़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश का जिसका अभी विभाजन हुआ है, पार्टीशन हुआ है, उस समय भी इस केस ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और वहाँ के तमाम अखबारों में फ्रंट पेज पे अपनी जगह बनाई थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगले वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपने दोस्त अन्वेश को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।